अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आपका ये दिखाने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए हम हाजिर हैं। तो जनाब, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें होने वाली हैं। कुछ पेश गोइयाँ हैं जो सच साबित हो रही हैं। हम सियासी मंजरनामे की बात भी करेंगे, लेकिन वो बाद में होगी। लेकिन उससे पहले हम मौसम का हाल अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, दूसरे रोज़ मुसलसल दूसरे रोज़ इसमें इजाफा कर दिया गया है। और पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे मजीद महंगा होने के बाद नई कीमत इसकी 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा किया गया है और नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई है। तो जनाब, आप देख रहे हैं सूरत हाल जहां पर कशीदा है मशरक़ वस्ता में, उसी सूरत हाल के पेश नज़र जो मार्केट्स का हाल है, उसी सूरत हाल के पेश नज़र हमारी मईशत भी उसका शिकार हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हो गई पेट्रोलियम मसनूआत की बात। अब आगे बढ़ते हुए आपको मौसम की सूरत हाल बताएं, जिसके बारे में पेश गोई की गई थी और एल नीनियो का बताया गया था कि इस साल जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ रहेगी पिछले साल के बरक्स। और पिछले साल हमने देखा बहुत सारी बारिशें हुई और इस साल हम देख रहे हैं कि बारिशें जो हैं मुसलसल तीसरे रोज़ पिंडी इस्लामाबाद में हो रही हैं, लेकिन ये उससे कदर कम है जो हमने गुज़िश्ता साल देखा था। तो मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं और रवां स्पेल जो 23 अगस्त तक बताया जा रहा है कि वो जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने, अचानक सैलाब, मलबे के बहाव, लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन जो खतरात हैं उसके पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। और मानसून बारिशों के बायस तमाम बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर कम से दरमियाने दर्जे के बहाव की सूरत हाल मुतवक्के है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट NDMA, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का मौसम कैसा रहेगा? मानसून का सिलसिला जो है मिड सितंबर तक जारी रहेगा या फिर जल्द वाइंड अप हो जाएगा? जी, ओवरऑल जो मानसून का ओवरऑल जो सीजन है, इट लास्ट टिल 15 सितंबर, 15 सितंबर तक जो कंप्लीट पाकिस्तान का स्टार्ट होता है। ये 30 जून से और 15 सितंबर तक। करंटली हम एक एक्टिव स्पेल ऑफ मानसून से गुजर रहे हैं जो कि मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश ला रहा है। पर्टिकुलरली इसका इस वक्त जो घेराव है ये शुमाली पंजाब में, नदरन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, पोटोहार रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, सेंट्रल एंड नॉर्थ रीजन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से हम मुसलसल देख रहे हैं बारिश पाकिस्तान के नॉर्थ पंजाब में, इंक्लूडिंग ICT इस्लामाबाद। और ये स्पेल अभी कंटिन्यू रहेगा 21 अगस्त तक। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 24 अगस्त तक तो बारिशें बरकरार रहेंगी। देन मानसून में एक सप्रेशन फेज भी आएगा, यानी कि बारिशों की मिकदार हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के आखिरी 3-4 दिन में कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी सप्रेशन फेज स्टार्ट होगा। लेकिन सितंबर में भी मानसून एक्टिविटी रहेगी। लेकिन जो मॉडल्स जितने भी ग्लोबल एंड रीजनल मॉडल्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सितंबर में ओवरऑल लोअर देन नॉर्मल बारिशें एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये एल नीनो इन्फ्लुएंस्ड मानसून है, जिसका मतलब है कि ये रीजनल कंट्रास्ट से मुराद ये है कि लोकलाइज्ड रेन्स, अर्बन फ्लडिंग या जो नशेबी इलाकों में पानी आना, तो ये वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एल नीनो मानसून के, जो कि नॉर्मल दरियाई रास्तों के अलावा जो कि लोकल इनंडेशन या फ्लैश फ्लड्स, हिल टोरेंट्स का एक्टिवेट होना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग होना, रॉक फॉल, डेब्रिस फ्लो, और पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है, शुमाली इलाका जात, यहाँ पे थ्रेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ। अनदर इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिचुएशन ये देखें, अगर आप पाकिस्तान के जो सदर्न हाफ ऑफ दी पाकिस्तान है, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब है, यहाँ पे काफी कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं इस मानसून में। यही आपसे पूछने वाला था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर बारिशें होती भी हैं तो एक ही शहर के कुछ इलाकों में हो रही होती हैं, दूसरे इलाकों को पता भी नहीं होता उसका। लेकिन हम रावलपिंडी में देख रहे हैं कि मुसलसल इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल तीसरा रोज़ है, बारिशें वहाँ मुसलसल हो रही हैं। क्या पैटर्न है जिसकी वजह से ये बारिशें वहाँ पर ज़्यादा देखने में आ रही हैं? क्या पहाड़ों के करीब होने की वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है? जी, अगर पाकिस्तान की करंट देखें वेदर पैटर्न्स, तो इस वक्त 3 डिफरेंट निज़ाम हैं, वेदर पैटर्न्स हैं जो पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहे हैं। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो कि बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान में इस वक्त दाखिल हुआ है, जिसको हम मगरबी हवाओं का सिलसिला कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान
खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार रीजन, जो कि फुट हिल्स पे जितने भी अजला आते हैं तो वो भी उससे इम्पैक्ट होते हैं मगरबी हवाओं के सिलसिले से। सेकेंडली जो कि मूनसून की अपना जो एक पैटर्न है जो कि बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है, देन इट ट्रेवल्स इंडिया, तो वो भी पाकिस्तान की शुमाली इलाकों में पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और आज़ाद कश्मीर में एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ पटोहार रीजन में उसका भी एक मॉइस्चर इनफ्लक्स है टुवर्ड्स पाकिस्तान। थर्ड, अरेबियन सी अपना मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी, ये भी पाकिस्तान की में एक बारिशों के अंदर मॉइस्चर की कंटेंट को बढ़ाता है। देन एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम सीजनल लो कहते हैं, जो नॉर्मली पहाड़ों के करीब, जो पर्टिकुलरली सुलेमान और किरकर रेंज या पाकिस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न बलोचिस्तान है या सदर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान पंजाब जिसमें डेरा गाजी खान आता है या राजनपुर या टुवर्ड्स जो सिब्बी लहरी बारखान रीजन है, तो ये एक सीजनल लो कंबाइंड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का अपना ट्रफ अरेबियन सी का मॉइस्चर पाकिस्तान में बारिशें ला रहा है और ये लाता है नॉर्मली मानसून में। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जी पहाड़ी इलाकों का आप फिनिश कीजिए फिर पूछता हूँ। जी ये रेन इफेक्ट एक टाइप ऑफ रेन होती है जिसको हम ओरोग्राफी कहते हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट, यानी पहाड़ के दामन में ऑब्वियसली जो क्लाउड्स हैं वहां पे एक शील्डिंग इफेक्ट होती है और वहां पे जाके नॉर्मली कन्वेक्शन या रेन्स एक्टिविटी ज्यादा होती हैं और ये कोई न्यू कोई फिनोमिना नहीं है। नॉर्मली पहाड़ों के दामन में और पहाड़ों के में बारिशें ज्यादा होती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब नॉर्मली एंड ऑल्सो पोटोहार रीजन, ये तो एक एक्टिव कोर मानसून का एरिया है। तो लेकिन अगर हम देखें इस मानसून को इन कंपैरिजन विद द लास्ट कपल ऑफ जो कि क्लाइमेटोलॉजिकल एवरेजेस हैं, सो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में ओवरऑल रेन्स मामूल के मुताबिक नहीं हुई, कम हुई हैं और सिंध और बलूचिस्तान में इट्स अ बाइनरी स्ट्रेस, यानी नॉर्थ रीजन में अगर बारिशें देख रहे हैं तो साउथ रीजन में हम हायर टेम्परेचर्स देख रहे हैं। आज के दिन भी जो लास्ट गुज़िश्ता 24 आवर्स में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं, इसमें दादू, कंबर शहदाद कोट और इन रीजन्स में काफी ज्यादा टेम्परेचर, इवन दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बियॉन्ड। तुर्बत अगर आप देख लें या टूवर्ड्स पंजगोर, ओवरान रीजन और मल्टीपल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल मकरान रीजन, इसमें हायर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं। चिलास में 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित बल्तिस्तान का यही चलास रीजन, इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर है। सिमिलरली अगर हम नीचे बखर, लिया, मुल्तान की तरफ या सेंट्रल एंड साउथ पंजाब में जाएं तो बखर में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड। मॉइस्चर और हवा में नमी के तनासब के ज्यादा होने की वजह से feels like temperature even beyond 45 डिग्री एंड 50 को टच करता है। तो ये एक बाइनरी स्ट्रेस है या रीजनल कंट्रास्ट है जिसमें साउथ रीजन में हम काफी तफसील से बता दिया है और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आपने बता दी है। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है वो ये कि पिछले साल की निस्बत इस साल घुटन का एहसास ज़्यादा हो रहा है, हब्स ज़्यादा है, क्या उसकी भी वजह ये बारिशें ना होना है? और सर्दियों की क्या सूरत हाल रहेगी अगर यही सूरत हाल आगे बढ़ती है? और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं आता, कुछ सालों के लिए आता है जिसमें हम देखते हैं कि बारिशें कम होती हैं और जो है बारिशें कम होने की वजह से जो है वो खित्ता मुतासर होता रहता है। जी, जैसा कि आपने फरमाया था कि ये एल-नीनो इन्फ्लुएंस्ड, एल-नीनो का ईयर है। नॉर्मली एल-नीनो क्लाइमेट साइकिल्स के अंदर कहलाया जाता है, ये वार्म फेज ऑफ क्लाइमेट साइकिल है, यानी ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है ड्यूरिंग एल नीनो। और एल नीनो का जो नॉर्मल एक साइकिल है ये 2 से 7 साल तक रहता है। ग्लोबल मॉडल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एल नीनो फर्दर स्ट्रांग होगा। फर्दर स्ट्रांग का मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर के राइज करने में ज्यादा होगा। तो ये नवंबर और दिसंबर पे जाके एल नीनो स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो में कन्वर्ट होगा, यानी इसकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नवंबर एंड दिसंबर में मैनिफेस्ट होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम टेम्परेचर में सर्ज देखेंगे। और हम देख रहे हैं, अगर आप देखें वेस्टर्न यूरोप, सो करंटली वेस्टर्न यूरोप में कंसेक्यूटिव 4 से 5 हीट वेव इवेंट्स हुए हैं। फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, इटली एंड सेवरल अदर वेस्टर्न यूरोप ने एक सवेयर ब्रंट ऑफ हीट वेव्स के साथ साथ फॉरेस्ट फायर्स देखी हैं। इवन जो यूरोप के मेन रिवर सिस्टम्स है, डेन्यूब, राइन एंड अदर रिवर सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक स्पाइन ऑफ यूरोप कहलाते हैं, दे आर ड्राई राइट नाउ, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूके में एक ड्राउट की कंडीशन एंड फेमिन क्रिएट हो रहा है, बल्कि वेस्टर्न यूरोप में, जहां पे नीदरलैंड व्हिच इज कंसिडर्ड एज the most wettest part of Europe, it is currently drier, so and warmer as well. Similarly, अगर आप
अमेरिका को देखें तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन, जिसको नॉर्मली कोलोराडो रिवर सिस्टम्स एंड मिसिसिपी रिवर बेसिन, यहाँ पे भी इस वक्त एक हाई हीट सर्ज है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड अदर रीजन्स, ये भी कंप्लीट जो साउथ एशियन रीजन्स हैं इस वक्त करंटली। डॉक्टर साहब बस ये बता दीजिए कि कितनी देर तक ये जारी रहेगा? जी, एल नीनो जो है, क्योंकि ये तो मैचुरेशन स्टेट इस साल के एंड पे होगा एंड इट इज प्रेडिक्टेड कि 2027, क्योंकि इसका एक ज्यादा इम्पैक्ट हम 2027 में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो इसकी फूड इनसिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करेंगे। इससे मजीद गर्म भी हो सकता है, उसमें मजीद ड्राई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई, एल नीनो की क्या सूरत हाल रहेगी उस पर हमने तबसरा किया, और ये पेशगोइयाँ पहले से मौजूद थी। अब कुछ और पेशगोइयाँ भी है सियासी मैदान में, और उस हवाले से हमने देखा है कि एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है और पीटीआई और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामे में हुक्म दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड में एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन और एक स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे, और शिफा अस्पताल के अखराजात बानी पीटीआई की फैमिली ही बर्दाश्त करेगी। अदालत ने हफ्ते में 1 दिन अहल खाना से बानी पीटीआई की मुलाकात का भी हुक्म दे दिया है। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने की भी सहूलत फराहम की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात को मीडिया और आवाम के साथ शेयर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अस्पताल के अहाते में कोई अवामी इज्तिमा नहीं होगा। हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम करेगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से लेकर अब तक का मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड, नुस्खे, मुआयना रिपोर्ट्स और इलाज की तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएंगी। अदालत ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कैदी बानी पीटीआई, उनके अहल खाना और वकला के दरमियान होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसील भी फराहम की जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में मुलजिम हैं, कितने मुकदमात में गिरफ्तार हैं, कितने मुकदमात की सज़ा हो चुकी है, कितने मुकदमात का सामना है, तफसीलात ये भी दी जाएँ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दिया और इस पर हुकूमत ने भी रद्दमल दिया है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने से मुतल्लिक अदालती अहकामात का जायज़ा लिया गया। अदालती फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड फैसला करेगा बानी का इलाज जेल के अंदर होना है या बाहर। जेल के बाहर ले जाना है तो हर सूरत सरकारी अस्पताल में ये सहूलत होगी। सवाल भी उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तिब्बी मसाइल के शिकार तमाम कैदियों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज़ में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायज़ा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। तहरीक इंसाफ इस फैसले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और उसे खुशामदीद कहा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि फैसला जुल्म और फस्तायत का अजाला नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। आज जजेस ने जो फैसला किया है तो इंसाफ की वो उम्मीद की किरण अभी भी 25 करोड़ अवामों के दिल में थी। तो ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इंप्लीमेंट होगा। उधर बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी जमानत देने का मुतालबा किया। अदालत का हुक्म है हम बाहर आकर बात ना करें।
दूसरी जानिब बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवा दी गई है। नौरीन नियाजी ने बानी की सेहत दरियाफ्त की, अदालती फैसले से आगाह किया। बानी पीटीआई की जेल में बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवा दी गई है। नौरीन नियाजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चली गई। इस पर बात करनी है और बात करने के लिए अतर काज़मी साहब सीनियर तर्जकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सर। बानी पीटीआई को अदालत ने हुक्म दिया है कि अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। 16 सितंबर तक समाअत मुलतवी हुई है और 16 सितंबर तक बानी पीटीआई को जेल में ही रखने का कहा गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो अदालत का फैसला आया यकीनन वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। उसमें एक चीज तो बिल्कुल वाजे हो गई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और उनकी फैमिली, उनकी पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अल-शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए। कल अदालत के फैसले से ये चीज़ साबित हो गई कि वो मौक़िफ़ दुरुस्त था और इमरान खान साहब को तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है, वो तिब्बी सहूलियात जो जेल में उनको मुहैया नहीं की जा रही थी। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जो तिब्बी सहूलियात यानी मेडिकल की जो चीज़ें उनको जेल के अंदर मिलनी चाहिए थी या हुकूमत की तरफ से उनको फराम की जानी चाहिए थी, वो उनको फराम नहीं की गई। और अब जो उनको अस्पताल शिफ्ट करने की बात हो रही है वो भी अदालत के हुक्म पर हो रही है। ये तो फैसला पहले ही हुकूमत को ले लेना चाहिए था, अथॉरिटीज को ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। इससे मुल्की सियासत का जो माहौल है वो भी बेहतर होगा और आने वाले दिनों में इस फैसले का असर आप मुल्की सियासत पर भी देखेंगे। अभी खैर मकदम कर रहे हैं तो अच्छा, कल मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई के इलाज में कोताही हुई तो जिम्मेदार जेल और अदलिया होगी। अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया है, क्या हुकूमत आपको रोड़े अटकाते नजर आ रही है? अगर कोई इसमें ताखीर करता है तो आप क्या सूरत हाल बंदी देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के चाहे इलाज का मामला हो जाए या उनकी मुलाकातों का मामला हो जाए, कल जब अदालत ने ऑर्डर लिखवाया उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा है कि खान साहब की फैमिली के साथ हफ्ते में एक दफा मुलाकात करवाई जाए, बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाई जाए। इसी तरीके से दीगर भी बहुत सारी चीजों के हवाले से अदालत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में हदायत दी हैं। अब मुलाकात कौन नहीं करवा रहा था? अदालत का तो पहले भी हुक्म था, हाई कोर्ट का हुक्म था कि खान साहब की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन पुलिस रोक लेती थी रास्ते में, मुलाकात नहीं होती थी। खान साहब के बेटों से कौन मुलाकात नहीं करवा रहा था? ये सारे इंतजामी मामला थे, ये अदालत का मसला नहीं था, ये इंतजामिया का मसला था, ये पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था, ये वफाकी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था। तो ये सारी मुलाकातों का ना होना, उनको जेल शिफ्ट ना करना, ये अदालत की जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई और फिर ये सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। और इस केस के अंदर भी ये जब केस इसको फाइल करना था तो जो वकालतनामा वगैरह दस्तखत करवाना था उसके लिए घंटों खान साहब के वकील जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर बैठे रहते थे। 7 दफा तो खत लिखा गया कि भाई इजाजत दी जाए, अदालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाए जाएं, इवन के हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज डिस्कस हुई। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत अपने हाथ बिल्कुल इस तरह साफ नहीं कर सकती। खान साहब की जो भी इस वक्त मेडिकल कंडीशन है और जिस भी जेल के अंदर यानी जेल के अंदर जिस भी कंडीशन में उनको रखा गया था उसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंतजामिया है और मौजूदा हुकूमत। राइट, चलें, ये तो हुकूमती इक़दामात की बात हो गई। ये बताएं कि आपकी वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से मुलाकात हुई, आपने उनको इंटरव्यू भी किया है। वज़ीर आला ने अगले माह इस्लामाबाद आने का जो है वो कॉल दी हुई है, इस्लामाबाद का रुख करने की कॉल दी हुई है। क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस लेती हुई आपको नज़र आ रही है? आपके ज़राए क्या हैं? अगर फिर भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की राह पर गामज़न रहती है तो आप मंजरनामा क्या बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि मोअज़्ज़िज़ अदालत का भी कल जो फैसला आया है, अपने फैसले में उन्होंने लिखा है कि आपने इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो उस फैसले को बुनियाद बना के एहतजाज को खत्म करने का ऐलान मुझे नहीं लगता कि फिलहाल होगा, लेकिन यकीनन आगे चल के अगर चीजें मजीद डेवलपमेंट्स होती हैं तो फिर हो सकता है कि कोई इसके ऊपर नजरसानी की जाए। लेकिन आज की तारीख तक उनके जो एहतजाज की कॉल है वो अपनी एहतजाज की कॉल के ऊपर कायम है। आने वाले दिनों में मुल्की सियासत किस तरफ जाएगी, देखें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 3 साल से इमरान खान साहब को, क्योंकि यहां पे समझना जरूरी है कि इमरान खान साहब को किस हालत में जेल में रखा गया। 3 साल के दौरान एक दफा भी उनको
किसी अदालत में पेश नहीं किया गया 3 साल के दौरान। आज तक हमने अपनी हालिया तारीख में ऐसे नहीं देखा कि एक साबिक वजीर आजम को 3 साल तक जेल में रखा गया हो, अदालत भी जेल के अंदर लगे, ना उनकी कोई तस्वीर आए, ना कोई उनका उस किस्म का एक्सेस हो। मीडिया तक शुरू में थोड़ा बहुत एक्सेस था, लेकिन वो सब कुछ भी जेल के अंदर था। तो इन हालात में अदालत की जानिब से ये ऑर्डर आ जाना कि उनको अस्पताल या शिफ्ट किया जाए अल शफा इंटरनेशनल अस्पताल में, मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और यकीनन इससे हुकूमत को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी भी होगी, और यकीनन वो सोच भी रहे होंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह हमें टाइम दिया और अपना तजिया पेश किया। मौजूदा जो सियासी बदलती सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बसंत एक मौसमी त्यौहार है जो सर्दियों को अलविदा कहने के लिए मनाया जाता है। ये फरवरी में आता है जब मौसम ना ज़्यादा सर्द होता है ना गर्म होता है, बल्कि खुशगवार होता है। लेकिन आइंदा साल फरवरी नहीं बल्कि मार्च में बसंत होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 3 रोज़ा बसंत की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लाहौर में बसंत 12, 13 और 14 मार्च 2027 को मनाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि बसंत 2026 की कामयाबी के बाद मार्च 2027 में लाहौर एक बार फिर रंगो, सकाफत और जश्न का मरकज़ बनेगा। बसंत के दौरान मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि पंजाब और पाकिस्तान भर के नौजवानों को बसंत 2027 में शिरकत की दावत देते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान इकट्ठे हों, यादें बनाएं, अपनी तवानाई से लाहौर को रोशन करें। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को भी बसंत 2027 लाहौर में शिरकत की दावत दी है और ये कहा है कि 12, 13, 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। तो जनाब, अब ये ऐलान हो गया है और इस ऐलान पर हम ये देख सकते हैं कि ओवरसीज़ जो लोग बसंत मनाना चाहते हैं उनके लिए 6 महीने का टाइम है कि अगर वो कुछ प्लान करना चाहते हैं तो प्लान कर लें। साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, तो एक खुशाइंद चीज़ है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में हर फील्ड का टैलेंट मौजूद है। अगर बात की जाए फोटोग्राफी की तो इस मैदान में पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पैदा किए हैं कि एक ज़माना उनके काम का मुतरफ है और अब एक और पाकिस्तानी फोटोग्राफर के काम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफर अवैस अली शेख की। वाइल्ड लाइफ तस्वीरें बनाते हैं। हिडन इन प्लेन साइट को बैनुल-अक़वामी फ़ोटोग्राफी मुकाबले में वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के लिए नामज़द कर दिया गया है इस तस्वीरी मुकाबले में, और जूरी ने उनके फ़न पारे को मेरिट और मयार की बुनियाद पर मुंतखब किया है। उनकी तस्वीर अब कैटेगरी विनर और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के एजाज़ के लिए मुकाबले में शामिल है। एवार्ड्स तकरीब जो है वो 10 अक्टूबर 2026 को इटली के शहर सियाना के तारीख़ी टिएट्रो डी रेनोवाटी में मुनक्किद की जाएगी, जहां नामजद फ़ोटोग्राफर्स को उनके जो हासिल करदा पज़ीराई के मुताबिक स्टेज पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। अवैस अली शेख की वाइल्ड लाइफ तस्वीर का आलमी सतह पर नामजद होना पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफी के लिए एक काबिल फ़ख्र एजाज़ है और ये कामयाबी मुल्क के बासलाहियत फ़ोटोग्राफर्स की आलमी सतह पर पज़ीराई को उजागर करती है। मज़ीद इस हवाले से अवैस से ही बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अवैस अली शेख, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका हिडन इन प्लेन साइट, इसको आलमी सतह के मुकाबले में शामिल किया गया है। पहले तो ये बताइए कि आपके जज्बात कैसे हैं, क्या उम्मीद है आपकी? Assalamu alaikum Ali. First of all, thank you very much for giving me this chance and opportunity on this platform. Secondly, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जज्बात और क्या उम्मीद रखता हूँ। ज़ाहिर है जज्बात पे काबू पाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जज्बात को संभाल कर रखूँ। और सेकेंडली ये कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ, और मेरे वालिदैन भी हमेशा मुझे यही कहते हैं, मेरी वाइफ भी मुझे हमेशा यही कहती हैं कि हमेशा अच्छा ही सोचो, अच्छा ही मिलेगा। तो अच्छी की उम्मीद है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा। ये हिडन इन प्लेन साइट जो मैंने पिक्चर को नाम दिया है, ये बेसिकली पाकिस्तान के हसीन पहाड़ों में एक छुपी हुई एक नायाब चीज़ है, एक नायाब जानवर है, जो कि जिसको हम गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं, स्नो लेपर्ड। ये बेसिकली उस पिक्चर पे मैंने टाइटल दिया था, और ये कंपटीशन जो है, ये कॉन्टेस्ट, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, ये सियाना सिटी ऑफ इटली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ बहुत
मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है, इस बात का कि खाली ये एक पिक्चर जीत जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात ये है कि इस पिक्चर के थ्रू मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी इस वक्त ये नॉमिनेट हुई है, तो लिहाजा एक ये भी बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए और पूरे तमाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सारे तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको मैं जिस पे मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है जैसे कहा, और इंशाल्लाह उम्मीद के साथ जाएंगे और उस वक्त इंशाल्लाह जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करेंगे जब अवार्ड सेरेमनी। राइट, वैसे तो नाम से बहुत कुछ आया है, ये बताइएगा हिडन इन प्लेन साइट है क्या, किस नौइयत का काम है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील बताइएगा। जी अली, मैं ज़रूर बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि हिडन इन प्लेन साइट टाइटल मैंने किस तस्वीर पे रखा और क्यों रखा। बेसिकली इस साल 2026 में मैं पुर्तगाल से पाकिस्तान आया सिर्फ स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं जो अपनी एक कंजर्वेशन रन करते हैं वखान वाइल्ड लाइफ के नाम से गिलगित बल्तिस्तान में खुंजराब साइट पे। और उनको मैंने राब्ता किया कि मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए, सारे तैयार रहें जवान, क्योंकि बहुत हार्श वेदर होता है, हार्श एनवायरनमेंट होता है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप चाहते हैं, प्रिपरेशन के साथ आप चाहते हैं। तो लिहाजा मुझे अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कॉल आती है वखान वाइल्ड लाइफ की तरफ से कि आप लोग कहाँ हैं। जब मैंने कहा आप लोग, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें से जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वासिफ यकीन, तौसीफ ज़फ़र, अली जावेद, ये हम लोग अक्सर साथ निकला करते हैं काम के लिए। तो हम लोगों को कॉल आई बेसिकली तो कि यहाँ पे शिकार हो गया, स्नो लेपर्ड ने शिकार कर दिया। तो हम फ़ौरन बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ की पैकिंग करते हैं, फटाफट वहाँ से निकलते हैं और लाहौर से नॉन स्टॉप टर्न बाय टर्न हम ड्राइव करते हैं, नॉन स्टॉप सेवरल 100 किलोमीटर्स कंप्लीट करके हम खुंजराब 2 दिन में पहुँचते हैं। और वहाँ पे पहुँच के सिर्फ मेरे ख्याल से 4 घंटे की नींद पूरी करते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। तो बेसिकली ये गलपन विलेज है, कूल मुरखून गलपन, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। ये उस इलाके का वाक़या है जहाँ पे स्नो लेपर्ड ने एक हंट किया था और हमें इस चीज़ की इतला मिली और हम पहुँचे वहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट्री करने। और उसमें उस वक्त उस मौके पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, हमारे लिए पहुंचना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप भी करती है। बहुत मुश्किल सफ़र इसको मैं कहूँगा कि होता है, इतना आसान नहीं होता। और हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि स्नो लेपर्ड अपने हंट के ऊपर जाके कहीं पे बैठा हुआ है और इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका कैमोफ्लाज और रग्ड माउंटेन जो होता है उसके साथ ये इतना ज़्यादा मर्ज हुआ होता है कि आपको नेकेड आई से इस तरह इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उस टाइटल की तरफ आ रहा हूँ, हिडन इन प्लेन साइट, कि वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक 2 स्नो लेपर्ड बैठे हुए एक पहाड़ पे और उस पहाड़ के पीछे एक और वादी है। तो मैंने उस पिक्चर को काफ़ी वाइड एंगल में कैप्चर किया जिसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि स्नो लेपर्ड कितने ज़्यादा कैमोफ्लाज्ड हैं और उसके पीछे और किस हाइट पे हैं वो, और उसके पीछे तक वैलीज़ हैं और माउंटेन सीरीज़ हैं, कराकरम सारी आपको रेंज नज़र आ रही है। वो एक जो होल एनवायरमेंटल इमेज था वो जो है बहुत पसंद किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा टफ कॉन्टेस्ट्स होते हैं, इसमें हर चीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ है वो खाली
क्लोजअप से ही नहीं हो जाती, मतलब क्लोजअप से भी हो जाती है समहाउ, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि आपको जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप उसका एनवायरनमेंट भी शो करें, उसका हैबिटेट शो करें कि वो किस एनवायरनमेंट में रहता है। और मैं इसी अप्रोच को लेके चला और मैंने उसका प्रॉपर एनवायरनमेंट शो किया। अगर आप वो पिक्चर देखें तो आपको पिक्चर देखते साथ ही माउंटेन रेंजेस, ये सारी वैलीज, हर चीज़ नज़र आएगी, लेकिन स्नो लेपर्ड फ़ौरन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज्ड होता है। तो इसका नाम मैंने टाइटल जो मैंने रखा था अपनी पिक्चर का, हिडन इन प्लेन साइट, दैट when you try to see it, the picture, the whole picture, you won't be able to recognize what's happening inside it, कि जानवर किधर है इसमें। तो वो एक खूबसूरती है इस नायाब जानवर की, और जिसने मुझे और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त इस मुकाम पे अच्छा, पहुंचाया। कैमरे से एक्सबंदी तो आप करते ही हैं, पर लफ्ज़ों से जो आपने एक्सबंदी की है वो भी लाजवाब है और आपने अहाता कर दिया है, काफ़ी कुछ खुद से बता दिया है। तो बस ये बता दीजिए कि अब मुस्तकबिल में आप इसके ज़रिए किन मौज़ूआत को छेड़ना चाहेंगे? देखिए अली, मुस्तकबिल में भी मैं यही चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ फील्ड को मैं चाहूँगा कि हम पुश करें, हम सारे मिल के पुश करें इस फील्ड को। और जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, और अगर हम मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पाकिस्तान के पहाड़ों से लेके समंदर, कोस्ट लाइन, वेटलैंड्स, आपके सहरा भी हैं, तो बड़ी चट्टानें भी हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है थोड़ी बहुत। हाँ, अवैस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे गुफ्तगू की है। टाइम की थोड़ी सी किल्लत थी, तफसीलन मज़ीद बात होगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके कंपटीशन के लिए। ब्रेक के बाद आते होंगे। वेलकम बैक। हॉकी वर्ल्ड कप से भी हम आपको मुसलसल आगाह किए हुए हैं, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल की भी आपको बता देते हैं। जो हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी में सूरत हाल है, दिलचस्प हो गई है। इंग्लैंड की टीम भारत और पाकिस्तान को हराकर 6 पॉइंट से टॉप नंबर पर आ गई। आज इंग्लैंड का वेल्स और पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा। भारतीय टीम 1 मैच जीतकर 3, जबकि पाकिस्तानी टीम 1 बराबर करके 1 पॉइंट ले चुकी है। ये मैच बराबर रहा और इंग्लैंड ने वेल्स को हरा दिया तो भारतीय टीम अगले मरहले में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और वेल्स दोनों जीत गए तो भारतीय टीम बाहर हो जाएगी, जबकि इन दोनों टीमों में बेहतर औसत पर फैसला होगा। वाज़े ये भी रहे कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त और वेल्स से मैच 3-3 से ड्रॉ करने के बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम के दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने के जो इम्कानात है काफ़ी मादूम हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हॉकी टीम के लिए कि यहाँ पर भी कोई मुआवजा हो जाए। अगर मगर की दौड़ फिर से शुरू हो गई है, कम क्रिकेट में दिखाई देती थी, अब हॉकी में भी दिखाई देना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी इनकी जो पोजीशन है वो गुज़िश्ता सालों में से बहुत बेहतर रही है। अभी ब्रेक पर जाएंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आगाज़ में हमने जिक्र किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। तो अब जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क की हड़ताल की कॉल दी जाएगी। उधर हुकूमत ने जमात इस्लामी के धरने को नज़रअंदाज कर दिया है और मुसलसल दूसरे रोज़ भी पेट्रोल और डीजल महंगा किया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा किया गया है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए मोनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मोनिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र करिए। मोनिम साहब, बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और महंगाई भी अपनी जगह पर उसी तरह से बरकरार है और उसकी रफ्तार में जो है आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो धरने जारी किए हुए हैं। अगर हुकूमत जो है इसकी सुनवाई नहीं करती है तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, हुकूमत जितनी जल्दी होश के नाखून ले ले उतना ही अच्छा है। ऐसा ना हो कि पानी सरों से जो है ऊंचा हो जाए। ये जुल्म है ना कि आपने 1 लीटर पेट्रोल पर आप 130 रुपये टैक्सेस लोगों से वसूल कर रहे हैं और उसमें भी 80 रुपये लेवी है। और ये वो लेवी है कि जो आपके शाना अखराजात पे खर्च हो रही है ना।
मुझे ये बताया जाए कि अगर ये लेवी कम हो जाएगी तो एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, एक स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, एक मजदूर को फ़ायदा होगा, एक फूड राइडर को फ़ायदा होगा, एक मीडिया पर्सन को फ़ायदा होगा कि जिनकी आमदनी भी बाज़ औक़ात टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन वो हर 1 लीटर पे 130 रुपए देने पर मजबूर बना दिया गया है जिनको। तो ये कैसा जुल्म है? क्या इदारे अपना काम ना कर रहे हों? लोगों सारा बोझ आप लोगों पे डाल दें, जिसके नतीजे के अंदर हर चीज़ की कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो जमात इस्लामी का तो बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स जग्गा टैक्स आयद किया गया है, इस टैक्स का, इस जग्गा टैक्स का, इस भत्ते का खात्मा होना चाहिए। एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए कि जो 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया है, वो परेशान है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी फीसें अदा करेगा, बिजली के बिल अदा करे, घर के किराए अदा करे और किस तरह 2 वक्त की रोटी खाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोनिम साहब, हुकूमती किसी रहनुमा से, किसी कमेटी से आपकी कोई बातचीत हुई है? और आप देखते ही हैं उनका मौक़िफ़ तो यही है कि जी हमें IMF की तरफ से जो ये हिदायत हैं और जो है महंगाई वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जो मशक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको बहाना बनाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, कोई राब्ता अगर मुमकिन हुआ तो इस पर क्या बातचीत हो सकती है आगे? देखिए जी, बात यह है कि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, हमें भी सुनने में आया है कमेटी बनाई है। अगर वो कमेटी संजीदा है तो वो कमेटी आए, धरने में हम बैठे हुए हैं, आए, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे। हमारा बिल्कुल सीधा साधा मुतालबा है, एक आम आदमी का मुतालबा है, एक तालिब इल्म का मुतालबा है, एक नौजवान का मुतालबा है, एक मजदूर का मुतालबा है। हर आदमी ये चाहता है कि पेट्रोल लेवी भत्ता टैक्स ख़त्म हो, उनका मुतालबा है। हम हाजिर हैं, हमें कोई शौक़ तो नहीं है ना कि हम यहाँ सड़क पर आकर बैठे हुए हैं, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठ जाएं आकर। अगर मसला हल होता है तो फबेया बहुत अच्छी बात है, वरना हमारा धरना जारी है, धरना प्रोलॉन्ग होगा। और आप देखें ना, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेश के अंदर 3 महीने से पेट्रोल की कीमत एक जगह स्टक कर दी गई है, 3 महीने से पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कौन सी ऐसी यानी एक बम पड़ता है, ईरान पर एक बम जो है वो एक मिसाइल फायर किया गया, यहाँ कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ईरान पर एक मिसाइल फायर किया गया, आप देखिए 3 अप्रैल को कीमतें 458 रुपए ले गए थे फी लीटर ये, और इसमें 160 रुपए इन्होंने 160 रुपए लेवी कर दी, यानी 80 रुपए से आपने 160 रुपए लेवी कर दी 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे में अरबों रुपए कमा लिए। तो ये देखे ना, अब आप 1566 अरब रुपए पिछले मालियाती साल में इन्होंने लेवी के जरिए वसूल किए हैं, और खुद बड़े धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं हमने 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल कर लिए। तो यार ये तो आप हर चीज के अंदर बिलों में लगा दो, बिजली के बिलों में लगा दो, पानी के बिलों में लगा दो। तो भाई ये FBR क्या कर रहा है, ये 25,000 लोग जो पाल रहे हैं, ये लोग, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल फ्री, इनकी बिजली फ्री, तो ये IMF इसको मना नहीं करता। यानी IMF की आप वाली बात मानेंगे, अपनी शाह खर्चियां खत्म नहीं करेंगे, अपने प्रोटोकॉल खत्म नहीं करेंगे, इनके वज़रा, इनके पीछे 5-5, 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं। वज़ीर आज़म कहीं जा रहे होते हैं, अभी कराची तशरीफ लाए थे 6 महीने पहले, 36 गाड़ियों का फ्लीट था। यार ये कैसा जुल्म है इस कौम के साथ कि जिस कौम के यानी 25 करोड़ आवाम में से 10 करोड़ आवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हो। मुझे बताएं ना, बिलावल साहब बताएं, जरा मरियम नवाज साहिबा बताएं कि 43,000 बेसिक सैलरी मुकर्रर की है आपने, सरकार ने। 43,000 में बिलावल साहब अपने घर का बजट बना के बताइए। इनका तो जाहिर बात है, इनको तो पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये कहते हैं टैंकरों से पानी पड़ रहा है हमारे घरों पे, एक आम आदमी पानी के लिए रुल रहा है, बिजली के बिल अदा कर रहा है, हर तरह के बिल अदा कर रहा है, सारे टैक्स अदा कर रहा है। तो बताएं ना, 43,000 में घर का साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि इतनी महंगाई में 43,000 कोई मानी रखते हैं। लेकिन ये बताएं, जो हम देख रहे हैं कि आवाम की जेबों में हाथ डाल दिए हैं हुकूमत ने और पूरी तरह से जो है आवाम खाली हो चुके हुए हैं, लेकिन अब आगे का लाएअमल जमात इस्लामी का क्या होगा? कोई टाइम फ्रेम है कि जिसमें कमेटी से कोई बातचीत हो जाए? अगर बातचीत कामयाब होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नाकाम होती है तो उस सूरत में क्या करेंगे? देखिए जी, नाकाम होने की सूरत में भी धरना जारी है हमारा, और कामयाब हो जाती है तो फबेया। अगर आम आदमी को रिलीफ मिलता है, हम जिसके लिए बैठे हैं आकर यहाँ इसीलिए बैठे हैं ना, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे, हम अपनी पार्टी के लिए नहीं बैठे। ये मसला तो हर पार्टी वर्कर का मसला भी है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला भी है। ये हमारा सिर्फ ज़ाती मसला तो नहीं है ना। पेट्रोल कम होगा, हो सकता है इंडिविजुअली तौर पे जब पेट्रोल कम हो सबको फ़ायदा होगा, हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारी पार्टी का मसला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बामकसद मुज़ाकरात हों, हुकूमत संजीदगी दिखाए और पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स का खात्मा हो। हम धरना जारी रखे हुए हैं, ऑप्शन सारे मौजूद होते हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद होता है, ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि लॉन्ग मार्च किया जाए, ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि फिर
आखिर में जब कोई चारा ना हो तो इस्लामाबाद जाया तो जाए, खान वहाँ साहब धरना कोई दिया जाए, टाइम वहाँ फ्रेम पे- बनाए इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम हुकूमत को दिया गया है? देखिए जी, हम धरने पर बैठे हैं और लोगों की आवाज़ है, लोग जोग दर जोग, यानी जितने दिन गुजर रहे हैं हमारे धरने में हाजिरी बढ़ रही है, हमारे नौजवानों का रुजू हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि ये नौजवान मुज्तमा हो और एक कुव्वत बने और इंशाअल्लाह ताला इस कुव्वत के नतीजे में ये हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। बाकी मैंने कहा संजीदगी दिखाएं, संजीदगी के साथ मुज़ाकरात होते हैं, हमें कबूल है, आप पेट्रोल की लेवी खत्म करें, हमें मंजूर है, इंशाअल्लाह ताला हम ये धरने से उठ जाएंगे, हमें शौक नहीं है, मैंने कहा। और अच्छा, आपको वरना लगता है कि सारे ये जो मौजूद ये हैं, जो कोई ये टाइमलाइन नहीं है। हफ्तावाराना सिलसिला था उसको खत्म करके जब यौमिया सिलसिले पर आए तो उसमें कुछ ज्यादा कबाहतें हमें नजर आ रही हैं आवाम के लिए, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल सर, देखें ना सिर्फ आवाम के लिए, अभी देखें ना पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की भी थी, 14 दिन उनकी हड़ताल चलती रही, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कर दी। अब एक गाड़ी यहाँ से चलती है कराची से, पेट्रोल लेके जाती है, एक गाड़ी यहाँ से सामान लेके जाती है, कराची पोर्ट सिटी है ना, अप कंट्री जाती है, जब यहाँ से निकलती है कीमत कुछ और होती है, 3 दिन बाद अगर वो अप कंट्री पहुँचती है, KPK पहुँचती है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहाँ कीमत कुछ और होती है। तो आप इन चीज़ों के अंदर लोगों को उलझा दिया गया है कि हम जो है जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें मुकर्रर करेंगे, इसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। कहाँ पहुँच रहा है आवाम को फ़ायदा इसका, आपकी रोज़ाना की कीमतों का? इसके नतीजे में तो आपने और लोगों पे ताज़ियाने बरसाना शुरू कर दिए हैं। तो ये धंधेबाजी, ये फ्रॉड, ये धोखेबाजी हुकूमत ना करे, संजीदगी का मुजाहरा करे, बातचीत करे, इंशाल्लाह हाजिर हैं। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, हुकूमत आ गई दबाव का शिकार है अभी जो हालिया फैसला आया उसकी वजह से, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके इस धरने के बायस मजीद जो एक प्रेशर बिल्डअप होगा उससे कोई अवामी रिलीफ मिलने की तवक्को है? और 225 होने से तो रहा पेट्रोल। देखिए जी, हम इस बात पे यकीन रखते हैं, पुरज़म है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये धरना और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये जो सारे हालात पैदा हो रहे हैं, ये भी जब आवाम निकलते हैं, आवाम धरने देते हैं, जब शोर मचता है मुल्क के अंदर, जब कोई जेन्युइन लीडरशिप आवाज़ उठाती है, तो सारी चीज़ें जो है वो मसाइल के हवाले से बात भी हो रही होती है, तो जाहिर बात है फिर रिलीफ कुछ और लोगों को भी मिल जाता है। और अच्छी बात है, सेहत के हवाले से अगर रिलीफ दिया गया है तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम चलो किसी के इलाज मुआवजे के हवाले से अल्लाह ताला सेहतयाबी अता सेहतयाब करे उनको भी, खान साहब को भी। तो इसलिए ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला प्रेशर भी बढ़ेगा और हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इन लोगों को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना मेरा ख्याल है कि जो काम महीनों में होना है वैसा ना हो, वो काम दिनों में हो रहा हो। बिल्कुल। तो खान साहब, अब अगर सुनवाई नहीं होती है तो इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा, ये जो दीगर शहरों तक भी ले जाया जाएगा? देखिए जी, हम सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठे हैं और सिर्फ ऐसा नहीं होगा। मैंने कल भी ऐलान किया, यहाँ धरना हमारा चल रहा था रात को, कि धरना तो हमारा मरकज़ होगा, हम पूरे शहर कराची में फैल जाएंगे। और हमने पिछले 4 साल पहले 29 दिन का धरना दिया शहर कराची के अंदर। हम शारा फैसल पर रैली भी निकालते थे, हमारा धरना भी आबाद था। हमने शहर के अंदर 5 मुख्तलिफ मकामात पे, मेन शहरों पे भी हमने धरने दिए, मरकजी धरना भी हमारा जारी था। हमारे धरने में हर शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते थे। आज भी इंशाअल्लाह ताला 3 बजे एक बहुत बड़ा ख़वातीन का यहाँ एहतजाज हो रहा है, धरने में ख़वातीन बड़े पैमाने पर पहुँचेंगी। भाई हर खातून खाना वो परेशान है किस तरह भाई चूल्हा जलाया जाए, तो आज बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन पहुँचेंगी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। इसी तरह कल नौजवान आए थे, उन्होंने यहाँ अदालत लगाई, एक तलबा की अदालत लगाई गई और उस अदालत के अंदर जो है वो पेट्रोलियम लेवी का मुकदमा लेकर गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, ना सिर्फ घरेलू खवातीन, ये जो घरेलू मसाइल में इजाफा हो रहा है, स्टूडेंट इससे मुतासर है, हर तबका जो है इससे मुतासर हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी की जानिब से जो है ये कोई तो आवाज़ उठा रहा है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जब से ये यौमिया बुनियादों पर फैसले होना शुरू हुए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, हम देख रहे हैं कि इसमें मुसलसल सर्ज है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक कोहपेमा माँ और एक कोहपेमा बेटे की दर्दनाक कहानी जानिए सेगमेंट सफर शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। ये बच्चा जो है, इसको गौर से देखिए ये तस्वीर, ये बच्चा टॉयज़ के साथ खेल रहा है, कारों के साथ खेल रहा है और कितना मुकम्मल तौर पे फोकस है। यहाँ तक ये गैर मामूली तस्वीर नहीं है ये, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खिलौनों से खेलते हैं।
ये गैर मामूली तस्वीर तब बनती है जब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बच्चा जो है, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे बैठा हुआ है और माँ जो है वो माउंट एवरेस्ट सर करने गई हुई है। इस बच्चे के साथ मुस्तकबिल में क्या होता है, ये एक अलहदा इंतहाई दुख भरी कहानी है। लेकिन इसकी वालदा, जिसकी माँ, जिसकी पैदाइश 1962 में हुई, और वो दुनिया की उन ख़वातीन में शामिल हैं जो कि बहुत अव्वलीन वो माउंटेनियर्स थी और तसव्वुर नहीं था कि ख़वातीन भी माउंटेनियर्स हो सकती हैं, या स्पेशली इतने बड़े माउंटेन्स जो हैं जो कि स्पेशली 8000ers हैं उनको सर कर सकती है। एलिसन जो है वो इब्तदाई उन करैक्टर्स में शामिल हैं। एलिसन जो है, इनके हवाले से ताड़ साहब जो है बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं और स्पेशली ममीज़ माउंटेन्स का जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी ममीज़ माउंटेन्स के हवाले से एक चीज़ लिखी है। तो बात यह है कि जो ममीज़ माउंटेन है ये क्या है, ये बच्चा क्या है और एलिसन की कहानी। एलिसन 1962 में पैदा हुई और कम उम्री में पहाड़ों से अपना एक रिश्ता कायम कर लिया। 15 बरस की उम्र में वो रॉक क्लाइंबिंग करने लगी थी। यानी अब आप समझ रहे हैं कि जब आप रॉक क्लाइंबिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आगे आप कोह पैमाई की दुनिया में जाते ही जाते हैं। लेकिन ये वो टाइम है जिसमें कोह पैमाई की दुनिया में ख़वातीन की मौजूदगी आज के मुकाबले में, आप ये समझिए कि आज के मुकाबले में तो ना होने के बराबर थी। लेकिन एलिसन ने एक सवाल अपने सामने रखा कि ये काम औरतें कर सकती हैं या नहीं कर सकते, क्या ये सिर्फ मर्द कर सकते हैं। उसके लिए ये सिर्फ सवाल था कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और अगर जवाब हाँ में है तो फिर उसे रोकने वाला कौन। तो 1980 की दहाई में, यानी 1962 में पैदाइश है, 18 साल की उम्र, 1980 आ गई। 1980 में उसने मुश्किल तरीन चट्टानी और बर्फीली जो वर्टिकल्स होते हैं उन पे चढ़ना शुरू किया। रॉक क्लाइंबिंग शुरू की, बर्फीली जो वर्टिकल्स हैं उन पे चढ़ना शुरू किया, और फिर 1993 आया, 1993। ये एक ऐसा साल है जिसने से कोह पैमाई की तारीख में हमेशा के लिए एक मकाम दे दिया। और ये मतलब एक ही मौसम में उसने 6 बड़ी एल्प्स की, जो जिनको हम नॉर्थ की वॉल्स कहते हैं, ये शुमाली दीवारें कहते हैं, उनको सर किया। इसमें बहुत सारे जो पहाड़ इस तरह के मुश्किल थे या वर्टिकल्स थे, और वो मतलब इससे पहले जो क्लाइंबर थे वो उन्होंने एक ही मौसम में इनको अंजाम नहीं दिया था। सो एलिसन का सबसे हैरान कुन पहलू शायद ये नहीं था कि वो पहाड़ों पर चढ़ती थी, बल्कि ये था कि अब ये तस्वीर देखिए कि वो एक माँ थी। यानी जब उसके एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, बड़ा पहाड़ जब सर करने गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, और उनसे जब कहा गया कि आप तो प्रेग्नेंट हैं तो आप ये करने, तो उन्होंने कहा आई एम प्रेग्नेंट, आई एम नॉट सिक, आई एम प्रेग्नेंट। यानी इसको सिकनेस की तरफ आप ना लेके जाएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो और उसके बाद अभी आपको याद है कि अभी पाकिस्तान में शिमशाल में हमारी एक बेटी है जिसने इसी कैफियत में, इसी हालत में उसने सर किया है 8000 सो ये जो एलिसन थी, ये अपने पहले बच्चे जिस 6 माह की जब ये हामला थी तो उस वक्त भी ये माउंटेनियर, यानी इसने पहाड़ सर करने की तरफ गई। टॉम और कैट जो है इसके बच्चे थे। इस एलिसन क्योंकि ये इब्तदाई दौर है, इसमें अब आज की दौर की तरह नहीं है, उसके लिए स्पॉन्सर मिलना कोई इतना आसान काम नहीं था। यानी कोई बड़ा इदारा उसके पीछे नहीं था, और उसके शोर जो थे वो बच्चों की देखभाल करते थे तो उसका साथ देते थे। तो ये जो कहानी है ये यहाँ से निकलती है। यानी एक माँ थी और उसके बाद वो एक औरत थी, और उस वक्त इस तरह की कोई रिवायत नहीं थी, और उसमें उसने इस तमाम रिवायत शिकनी की, और वो पहाड़ों की पुकार पर मुसलसल उनकी तरफ बढ़ती रही। 1994 जो है वो बहुत अहम साल है एलिसन के हवाले से, क्योंकि उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की। ख़राब मौसम ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शायद यही वो लम्हा था जब शिकस्त और कामयाबी के दरमियान असल फ़र्क पैदा हुआ। उसने हार नहीं मानी, और 13 मई को फिर वो यानी 1995 को दोबारा एवरेस्ट की तरफ गई, और इस बार वो वापस यानी नाकाम नहीं लौटी, वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गई। और सबसे अहम बात यह है कि एवरेस्ट सर करते हुए उसने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन नहीं लेके गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पोर्टर्स के से या शर्पा से सामान नहीं उठवाया। या आप इमेजिन कीजिए ना कि मतलब उस वक्त, अब इस वक्त तो अल्पाइन स्टाइल ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपना नाम जो है 1995 में औरतों में एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून के तौर पर नाम लिखवा दिया तारीख़ में, जब वो चोटी पर पहुंची।
एवरेस्ट सर करने के बाद वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुंची, यानी सेकंड हाईएस्ट के लिए, K2 के लिए। वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी और बगैर किसी वक्फे के वो K2 आई। मौसम ने बार बार वापस धकेला, दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन पहाड़ ने रास्ता नहीं दिया। K2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पहाड़ है। 13 अगस्त 1995 को मौसम फिर कुछ बेहतर दिखाई दिया। एलिसन ने आखिरी कोशिश करने का फ़ैसला किया, ऊपर बढ़ती गई। शाम 5 बजे ये K2 के समिट पे पहुंच गए और K2 जो था उसकी समिट उनके कदमों के नीचे थी। लेकिन पहाड़ों पर असल इम्तिहान अक्सर चोटी नहीं होती। जितने भी आप हादसात देखते हैं, ये मोस्टली वो हादसात होते हैं जो वापसी पर होते हैं। सो K2 पे वापसी पर फिर एक हादसा हुआ, तूफ़ान आया और एलिसन के साथ मौजूद जो दूसरे क्लाइंबर नीचे उतर रहे थे, सबको मौसम ने अपनी लपेट में ले लिया। इस साने में 7 क्लाइंबर्स जो हैं वो जान से गए। एलिसन वापस ना आ सकी और उसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। एक अजीब इत्तेफाक देखिए कि मई में वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और अगस्त में K2 की बर्फ़ में हमेशा के लिए सो चुकी थी। सिर्फ 3 माह के अंदर एक औरत 2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंची और फिर खुद पहाड़ों की कहानी बन गई। एलिसन के ये बच्चे जो हैं इन्होंने फिर बाद में अपने वालिद के साथ आए और वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि तार साहब की किताब में भी इसका जिक्र है, तो उन्होंने फिर ममीज़ माउंटेन्स के हवाले से लिखा, यानी K2 को ममीज़ माउंटेन कहा और बहुत ही खूबसूरत तहरीर। उन्होंने फिर खुदाई नहीं की, कार्विंग नहीं की, क्योंकि उनको था कि चट्टानें जो हैं वो भी रूह रखती हैं, ज़ीरू होती हैं, तो उनको तकलीफ़ पहुंचती है अगर हम कार्व करते हैं या अगर हम कील ठोंकते हैं। सो उन्होंने एक तहरीर लिखी और बहुत ही खूबसूरत ये एलिसन की कहानी है, उसके बच्चों की कहानी है। अब जो बच्चा जिसको मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि वो उसका क्या बना, वो बच्चा जो है वो 30 साल की उम्र में कोह-पैमाई करते हुए नांगा पर्वत पर हलाक हुआ। माउंटेनियर्स की दुनिया इसी तरह की है। बहुत ही अजीबोगरीब कहानी होती हैं। जब सक्सेस है तो उस सक्सेस का कद बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब जितना बड़ा सक्सेस का कद होता है उस हिसाब से उसमें रिस्क भी है और वो रिस्क जो है वो अपनी ज़िंदगी खोने के मुतरादिफ है। एलिसन की कहानी किसी सूरत भूलने वाली कहानी है नहीं। एक औरत है, एक माँ है, 2 बच्चे हैं और वो जो औरत है वो उस वक्त ये तमाम चीज़ें करती है जब इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं है। वो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर, पोर्टर्स के बगैर, पोर्टर्स के सामान उठवाए बगैर वो पहाड़ सर करती है। वो बहुत बड़ा किरदार है। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। पाक इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट के मैदान में आमने सामने आने को तैयार हैं और 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ का पहला और इंतहाई अहम मार्का आज से तारीखी हेडिंगले लीड्स में शुरू होगा। पहले टेस्ट के बाद दोनों टीमें 27 अगस्त को लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के लिए जाएंगी, उसके लिए मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि सीरीज़ का जो तीसरा और आखिरी टेस्ट होगा वो 9 सितंबर को होगा। वो एजबास्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम वार्म अप मैच में काउंटी सिलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त दे चुकी है, तो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देती है। इस पर हमने बात करनी है कि क्या वो आने वाले जो 3 टेस्ट हैं, मैचेस हैं, उसके लिए तैयार है कि नहीं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियेकार इस वक्त हमारे साथ हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग अली, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। भट्टी साहब बताइएगा कि हमारी टीम भी आपको ठीक ठाक नज़र आ रही है, तैयार है वो मैच के लिए? देखें, उम्मीद तो यही है कि टीम तैयार होगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कल जो खबर आई बाबर आजम के हवाले, मेरे ख्याल में वो बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए कि आपका कप्तान अनफिट हो गया, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन रिसेंट डेज। तो पाकिस्तान टीम को झटका तो लगा, लेकिन इंजरीज ज़ाहिर है पार्ट ऑफ गेम है। और अभी आप देखें संडे को जो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता, उनके जो नंबर 1 बॉलर थे नाहिद राना, वो अनफिट थे, उसके बगैर जीत लिया। तो ठीक है, बाबर आजम अगर होते तो बहुत ही अच्छा होता, अब नहीं है तो पाकिस्तान टीम को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसे कप्तानी से काफी फर्क नहीं पड़ता आपको लगता है? सलमान अली आगा को अब जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आप जानते ही हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उनके अंडर कैसी रही है, और अब हम बाबर आजम में वो तब्दीली देख रहे थे जिसकी वजह से वो मैचेस जीतने की तरफ जा रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही थी, कप्तानी भी बेहतर हो रही थी। तो अब सलमान अली आगा के आने के बाद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, ये अली बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रिकेट में इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस है। मैं लीडरशिप क्राइसिस इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए जब टीमें अनाउंस की तो वाइस कैप्टन ही अनाउंस नहीं किया हुआ था। इसका मतलब ये था कि उनको सलमान अली आगा पर एतमाद नहीं था।
अगर एतमाद होता तो यहीं से अनाउंस करके जाते ना। लेकिन सलमान अली आगा T20 के हमारे कप्तान हैं, लेकिन उन पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनके फैसलों पर भी हम तनकीद कर रहे थे। लेकिन अब जब बाबर आजम का ये मसला आ गया तो उनके पास 2-3 चॉइसेस थी, या तो फिर शान मसूद को कप्तानी दे देते, मेरा ख्याल में वो बेहतर ऑप्शन होता है, इसलिए कि शान मसूद इंग्लिश मीडिया को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे और पिछले टेस्ट मैच में उनकी सेंचुरी थी। या फिर अगर हम मोहम्मद रिजवान को एक टेस्ट मैच के लिए कप्तान बना देते, माजी में भी वो टेस्ट मैच में कप्तानी कर चुके हैं, तो ये बुरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, लेकिन सलमान अली आगा कप्तानी की वजह से तो अंडर क्रिटिसिज्म है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो भी अंडर स्कैनर है। कि अभी वेस्टइंडीज में उन्होंने 3 इनिंग्स खेली, एक इनिंग्स में उन्होंने 20 रन बनाए, 2 इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए। इसके अलावा आप देखें T20 वनडे जहां भी सलमान अली आगा खेले हैं, पिछले तकरीबन 1 साल से उनकी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ठीक है, आप देखते नहीं है कि आप चाहे T20 हो चाहे टेस्ट मैच हो, इनकी जगह जो है आपको उसी वक्त बनती नजर आती है अगर ये कोई उसमें किरदार इस तरह का कप्तानी का किरदार, सरबराही का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। जो परफॉर्मेंस बेस्ड काम है वो तो नजर नहीं आता। अली वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो बस किसी को पसंद है तो उनको हम बार बार चांस दे रहे हैं। हालांकि हमारी क्रिकेट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है पर ही डिपेंड करता है कि अगर वो तैयार करना चाहें तो। वैसे शान मसूद को अगर दोबारा कप्तानी दी जाती है, आपको नहीं लगता है कि कोई थोड़ा सा स्टिग्मा अटैच हो गया है उनकी कप्तानी के साथ कि उनकी सरबराही में, उनकी कप्तानी में हम जीतते ही नहीं है कोई मैच और एक तसलसल रहा है उनकी कप्तानी में हारने का? देखें, अब ये तो फोर्स चेंज थी ना कि अचानक आपने वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया था और आपका रेगुलर कप्तान जो था वो अनफिट हो गया। लेकिन शान मसूद का एक पाकिस्तान को एडवांटेज था कि हेडिंगले लीड्स जो है ये यॉर्कशायर काउंटी का ग्राउंड है, तो यॉर्कशायर से उन्होंने 2-3 साल काउंटी क्रिकेट खेली है, इस ग्राउंड की हिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो सबसे उनका हमें एडवांटेज था कि इंग्लिश मीडिया को वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, माजी में बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान टीम जब भी इंग्लैंड जाती रही, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनके टैबलॉइड न्यूज़पेपर्स, उनके जो टेलीविजन वाले हैं या उनके इवन रेडियो पर भी बाज उनके प्रोग्राम में जहां कंट्रोवर्सीज हमें नजर आती हैं। फिर अब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर भी हम मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एक ऐसे लीडर की इंग्लैंड में जरूरत थी जो इंग्लिश मीडिया को हैंडल कर सकता। लेकिन ठीक है, सलमान अली आगा भी अब अनाउंस हो गए तो हमें उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। देखना तो पड़ेगा कि क्या करते हैं वो आगे। अच्छा, ये तो होगी पाकिस्तानी क़यादत की बात जो हम देख रहे हैं कि सलमान अली आगा के हाथ में है। तो जो रूट जो तजर्बाकार जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड टीम के, अब दूसरी जानिब क़यादत उनके हाथों में है और आप इंग्लैंड टीम को कहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं कि उनको होम ग्राउंड मिली है और उस होम ग्राउंड पर उन्होंने मैचेस खेले हैं? देखें, इंग्लैंड भी 2-3 क्राइसिस से गुजर के अब ये सीरीज खेल रही है। एक तो कुछ हफ्ते पहले जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी सीरीज खेली, टेस्ट सीरीज, उसमें उनको होम ग्राउंड पर शिकस्त हुई। फिर जो एक और क्राइसिस आया वो बेन स्टोक का आया। बेन स्टोक ने, आपको पता होगा कि पब में जो हंगामा आराई की, उसके बाद इंग्लिश मीडिया ने उसमें जितना उनके खिलाफ लिखा, उसके बाद एक टेस्ट मैच में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आए, लेकिन फाइनली उनका कैरियर खत्म हो गया और उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब जो रूट को दूसरी इनिंग्स एज ए कैप्टन मिली है, फिर उन्होंने अपने जो हेड कोच थे ब्रेंडन मैकलम, बेसबॉल जिनका एक बड़ा मशहूर वो स्टाइल था कि भी बेसबॉल क्रिकेट ब्रेंडन मैकलम ने मुतारिफ कराई, तो ब्रेंडन मैकलम को हटा दिया। उन्होंने बनाया स्टीफन फ्लेमिंग को कप्तान। अभी फ्लेमिंग इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। मार्कोस ट्रेस्कोथिक उनके एक फॉर्मर बैट्समैन हैं, उनको आर्जी तौर पर हेड कोच बनाया गया है। तो इंग्लिश क्रिकेट भी कोई अच्छे हालात में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान टीम थोड़ी देर के लिए भूल जाए बाबर आजम की इंजरी और इंग्लैंड के जो डिसएडवांटेजेस हैं,
उन पे थोड़ा सा फोकस करे, उससे नफसियाती बढ़तरी हासिल करे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये टीम इंग्लैंड को चैलेंज कर सकती है। और फिर एक और फायदा जो इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहा है कि कहा यह जाता है, माइक एथर्टन ने पिछले दिनों कहा कि इस वक्त इंग्लैंड में ये जो साल चल रहा है इसमें ड्राई तरीन, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना खुश्क मौसम इंग्लैंड का नहीं देखा। लेकिन जब से पाकिस्तान टीम 3 दिन पहले लीड्स पहुंची है तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आज भी जो फोरकास्ट बता रही है 95% बारिश है, कल भी बारिश है और जुमे को भी बारिश है, तो बारिश का भी एक फैक्टर है। लेकिन ये जो ड्राई वेदर है इससे पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकता है। पाकिस्तान के जो 2 स्पिनर्स हैं साजिद खान और अली उस्मान, अगर पाकिस्तान कोई बोल्ड डिसीजन लेकर पिच अगर स्पिनर्स के फेवर में है तो 2 स्पिनर्स के साथ जाए तो इंग्लैंड को मुश्किल डाल सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे आपने उनके हेड कोच की बात की, हमारे हेड कोच के हवाले से आपका क्या कहना है? सरफराज अहमद कर रहे हैं। देखिए, सरफराज अहमद की भी अर्ली डेज हैं। एक सीरीज उन्होंने बांग्लादेश में खेली एज ए हेड कोच, पाकिस्तान दोनों टेस्ट हार गया। वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट हारा लेकिन पाकिस्तान ने कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच जीत गया। तो सरफराज अहमद के लिए भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में चूंकि उनके इब्तदाई दिन है तो बुरी उन्होंने कोचिंग नहीं की। खासतौर पर जो पिछला टेस्ट था जो पाकिस्तान जीता है उसमें मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को जब ड्रॉप किया गया तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ टीम मैनेजमेंट पे। सरफराज अहमद पे भी क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आपने अपने मेन बॉलरों को ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो डिसीजन उनका पे बैक कर गया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो इसका मतलब है कि सरफराज अहमद, देखें जो लोग सरफराज अहमद को जानते हैं, बड़ा ज़हीन क्रिकेटर रहा है सरफराज अपने दौर में और क्रिकेट की बहुत उनको समझ बूझ है। गलती देखें किसी से भी हो सकती है, बाज़ औक़ात पायलट जिन्होंने कई 1000 किलोमीटर जहाज चलाए होते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, तो गलती हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में कोच की हैसियत से सरफराज अहमद बुरी चॉइस नहीं है। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट। मियांवाली में पैदा होने वाला बड़ा गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खैलवी, उनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। प्यार से उन्हें लाला के नाम से पुकारा जाता है और आप जानते ही हैं कि अताउल्लाह ईसा खैलवी आज अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो हमारी जानिब से एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। और लाला यूं ही जो है हमारे साथ कायम दायम रहें और हज़ारों साल जिए, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ आपको उनके गाने के साथ छोड़े जाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाज़िर होंगे।